घर के बरामदे में से बाहर झांक कर देखा। धूप का एक टुकड़ा भी नहीं था कहीं। बस कोहरे की सलेटी चादर फैली थी दूर तक। रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा ही कुछ हाल मेरे मन के अंदर भी तो था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हर्ष के साथ चली जाऊं केरल या फिर यहीं रह जाऊं मेरठ मम्मी के पास। 8-10 महीनों की ही तो बात है। आज तारीख 25 दिसंबर है ना, दिन सोमवार। हाँ, तो बस 10-15 दिन ही बचे हैं। फिर तो जाना ही होगा। ऐसे कुछ दिनों को घूमने के लिए जाना होता तो अलग बात थी, पर प्रेगनेंसी के 5वें महीने में सफ़र करना अपने घर से इतनी दूर, ना बाबा, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। घर से दूर काम के सिलसिले में जाने की चुभन को शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। चाहे वो अकेले हॉस्टल जाने की बात हो पहली बार पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जाना हो, मन में एक उथल पुथल, एक घबराहट तो होती ही है। पर मन की हमेशा मानी जाए ऐसा होता भी तो नहीं ना। मेरी और हर्ष की शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। मैं तो मेरठ में ही पली बड़ी हूँ और हर्ष भी यहीं से ही है, तो मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में है। मेरठ से कहीं ज़्यादा दूर गई भी नहीं मैं, और अब इतनी दूर, वो भी केरल। दरअसल हर्ष सिविल इंजीनियर है। साइट सुपरविज़न का काम होता है उसका। किसी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब केरल जाना है उसको, और हमारा पहला बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ ही हों। हर्ष भी महसूस करे मेरे साथ इस एहसास को। हर्ष की माँ नहीं है। वो जब छोटा ही था तभी एक बीमारी में चल बसी थी। मैं अब ज़्यादातर इसीलिए अपने घर अपनी माँ के पास ही रहती हूँ। वो देखभाल करती रहती है मेरी। अब घर से इतनी दूर वहाँ कौन मेरी फरमाइशें पूरी करेगा? कौन कहेगा कि तनु, पैरों में सूजन आ गई है बेटे, ला मैं मालिश कर देती हूँ। मन उदास था, पर हर्ष को भी परेशान नहीं करना चाहती थी मैं, तो मन को कर ही लिया राजी। कुछ दिन बाद ही मेरठ से कोच्चि के लिए ट्रेन थी हमारी। हे भगवान, पूरे 2 दिन का सफ़र। माँ ने मेरी पसंद के अचार, मठरियाँ, चिप्स, मूंग की दाल की बड़ियाँ सभी कुछ रख दिया था, बहुत सारी हिदायतों के साथ। ज़्यादातर सोते हुए ही कटा सफ़र। तो कोच्चि रेलवे स्टेशन पर कार आ गई थी हमें लेने। दोनों तरफ नारियल के ऊंचे पेड़ और बीच में हमारी कार जा रही थी। जगह जगह दीवारों पर रंग बिरंगे कथकली के मुखौटे अलग अलग भावों में पेंट किए हुए थे। राजा रवि वर्मा, बोट रेस, कथकली, समंदर। ये मेरी केरल से पहली मुलाकात थी। टीवी पर मूवीज़ में तो ऐसे खूब देखा था यहाँ के बारे में, पर भारत के साउथ हिस्से में मैं आई पहली बार थी। सब कुछ कितना अलग था ना यहाँ। यहाँ की हवा थोड़ी नमी वाली, समंदर के नमकीन पानी की एक खुशबू लिए, और लोग भी, जहाँ आदमी लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती में और वैसा ही गोल्डन जरी वाला एक कपड़ा गले में था, तो औरतों के बालों में सफ़ेद रंग के फूलों से गुथे गजरे। 8-10 महीने का ही प्रोजेक्ट था यहाँ, तो ऑफिस की तरफ से ही एक गेस्ट हाउस में रुके हम, कोच्चि में ही। वहाँ एक केयर टेकर भी था। यही कोई 40-45 साल का आदमी था। हाथ जोड़कर बड़े अच्छे से उसने कहा, स्वागतम, और सामान अंदर रखने में हमारी हेल्प करने लगा। हर्ष, यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलता है क्या? मुझे नहीं लगता कि इस केयर टेकर को मलयालम के अलावा कुछ और आता होगा। तुम तो दिन भर बाहर रहोगे। मैं कैसे कुछ समझ पाऊंगी या कह पाऊंगी इससे? मैंने हर्ष को देखकर कहा। और सच में 1-2 दिन में ही समझ आ गया था कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। वो काम बहुत अच्छा करता था, खुश मिजाज, पर टूटी फूटी इंग्लिश ही समझ पाता था।
और हम मलयालम बिल्कुल भी नहीं। वो वहीं का रहने वाला था। रसोई का, घर का सारा काम देख लेता था। ऊपर से मैं तो प्रेग्नेंट, मुझे तो ज़रूरत थी मदद की। अगले दिन सुबह वो आया तो उसके साथ एक 60-65 साल की औरत भी थी। उन्होंने ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, गोल्डन जरी वाली। माथे पर एक बड़ी सी लंबी लाल बिंदी और उसके ऊपर चंदन का टीका। बाल जूड़े में बंधे थे और कुछ सफ़ेद फूलों की उनमें एक लड़ी लटक रही थी। उन चमेली के फूलों की खुशबू बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने देखते ही पूछा, पहला बच्चा? कब की है डिलीवरी डेट? मैं तो उन्हें देखती ही रह गई। आप इतनी अच्छी हिंदी? आप मलयाली हैं? मेरे कुछ और पूछने से पहले ही वो हंस दी थी। अंदर चलकर बात करें? अरे हाँ, आइए ना, मैंने कहा तो वो और बलराम, हमारा केयर टेकर, अंदर आ गए। वैसे मैं तो जयपुर के पास मनोहरपुर वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मेरे पति इंडियन आर्मी में थे। कई साल पहले वो शहीद हो गए थे। कोई बाल बच्चा तो है नहीं हमारा, और उनकी इच्छा थी कि हम रिटायरमेंट के बाद केरल रहेंगे। साथ तो नहीं रह पाए, पर उनकी आखिरी इच्छा का मान रखते हुए पिछले 20 सालों से मैं कोच्चि में ही हूँ। यहाँ लगता है कि वो भी मेरे साथ ही हैं, खुश हैं। कहते कहते कुछ देर को उनकी आंखों की नमी पलकों पर आ रुकी थी। फिर एकदम खुद को संभाला उन्होंने और बोली, मैं यहीं पास में रहती हूँ, एक रिटायरमेंट होम है। अकेले ही हूँ पर बढ़िया गुजर बसर हो जाता है। कोई ना कोई छोटा मोटा काम करती ही रहती हूँ। आजकल वहीं से खाना बनाकर कुछ टिफ़िन सर्विस करती हूँ। ये बलराम जानता है मुझे, इसने ही बताया कि शायद आप लोगों को मेरी ज़रूरत हो इस समय। मैंने भी सोचा कि इस बहाने मुझे काम मिल जाएगा, मन भी लगा रहेगा, तो चली आई। हाँ आंटी, सच में आपकी तो मुझे बहुत ज़रूरत होगी यहाँ। आपसे मिलकर तो जैसे जैसे माँ की याद आ गई मुझे। कहते कहते मैंने उनके हाथों को थाम लिया था। आंटी नहीं, फिर अम्मा कहो, यहाँ सब मुझे अम्मा ही कहते हैं। आज रात का खाना मैं भिजवा देती हूँ और कल से दोनों टाइम का टिफ़िन भेज दिया करूँगी। ये बलराम ले जाया करेगा। कहकर वो चली गई। अगले दिन दोपहर का टिफ़िन आया सुनीता अम्मा के यहाँ से। मोटे वाले केरला चावल, सांभर, चटपटा सा रसम, इडली और साथ में नारियल की चटनी। इतना टेस्टी खाना था कि पेट भर गया था, पर मन नहीं। धीरे धीरे सुनीता अम्मा रोज़ ही आ जाया करती थी। तनु, तेरा 7वां महीना लग गया है ना? देख, पैरों में सूजन आ गई है। अरे नीचे क्यों पैर लटका कर बैठी है? कहकर उन्होंने मेरे पैरों के नीचे मूढ़ा सरका दिया और खुद ही तेल गरम करके ले आई। पैरों की मालिश भी कर दी। एक दिन ऐसे ही कह दिया था मैंने कि आज कुछ खट्टा मीठा खाने का मन है, तो पाइनएप्पल पचड़ी बना लाई थी। सच कहूँ तो पिछले 2 महीनों में उन्होंने बिल्कुल माँ की तरह ही मेरी देखभाल की थी। पर अब उनकी ये टोका टाकी मुझे थोड़ी ज़्यादा लगने लगी थी। उस दिन मैंने बलराम से कहकर तीखी सी कडला करी बनवाई थी, केरला स्टाइल करी। तभी सुनीता अम्मा वहाँ आई और उन्होंने मेरे हाथ से कटोरी छीन ली। तनु, इतना तीखा, बच्चे को नुकसान होगा, तुझे भी जलन होगी, मत खाया कर। और अब कभी भी बिना बताए चली आती थी, बिना ये सोचे समझे कि इस समय मेरा मन नहीं है बात करने का। फागुन का महीना आ चला था। जाने अनजाने जब कभी दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नज़र पड़ती और मार्च का महीना दिखता तो मुझे याद आ जाया करती थी वो अपने शहर की गुनगुनी धूप, अलसाया सा मौसम, घर के सामने वाले आम के पेड़ पर झूलता हुआ बौर। हमारे घर के बाहर ही लगा था वो पेड़, तो कई टहनियाँ हमारी छत पर भी झुकाई थीं। मैं भी उचक कर टहनी खींचकर खूब कच्चे आम तोड़ती थी और पूरा दिन वो नमक लगाकर खाती रहती थी। और इस समय तो
माँ के बनाए आलू के चिप्स, चावल के पापड़, मूंग की दाल की बड़ियाँ सारी छत भरी रहती थी। यहाँ भी ऐसे तो सब अच्छा है, मन लग गया है कुछ कुछ, पर घर की बहुत याद आती है। होली भी आने को है। हमारे यहाँ तो एकादशी से ही रंग खेलना शुरू हो जाता है, पर यहाँ तो होली शायद ही कोई खेलता होगा। और अब प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में समंदर के किनारे बैठी मैं सोच रही थी मेरठ के बारे में। सूरज धीरे धीरे नीचे पानी में उतर रहा था। पानी सुर्ख लाल हो रहा था, जैसे लाल दहकता सूरज समंदर में जाकर बुझ गया हो। मैं भी बुझ सी ही गई थी। क्या तैयारी करूं? अकेले यहाँ लग ही नहीं रहा है कि होली है। यहाँ की शाम और सहर भी वैसी ही है। यहाँ की शाम और सहर भी वैसी ही है। राही रह गुजर भी अच्छे हैं। फिर भी याद आती है बहुत अपनी गलियाँ और अपना शहर। कुछ मजबूरियाँ ही रही थी जो निकल आए घर से कहीं दूर। अगले दिन बड़ा अजीब लगा मुझे। सुनीता अम्मा के यहाँ से टिफिन भी नहीं आया और वो भी नहीं आई। पूरा दिन हो गया था। बलराम से भी पूछा तो खास बता भी नहीं पाया वो, और ना ही मुझे समझ आया उसकी टूटी फूटी भाषा में। मैंने भी उस दिन बहुत बेरुखी से कह दिया था अम्मा को ना कि मुझे भी कभी कभार आराम की ज़रूरत होती है अम्मा, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। उन्हें बुरा लग गया होगा। इस उम्र में आदमी वैसे भी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। मैंने अपने आसपास पड़ी बिखरी हुई यादों को समेटा और गैस पर खिचड़ी चढ़ा दी। अगले दिन छोटी होली थी। अपनी तरफ से जितनी तैयारियां मैं कर सकती थी मैंने की। कुछ मदद हर्ष ने भी की थी। घर पर तो मम्मी होली पर बहुत अलग अलग तरह का खाना बनाती थी। मैंने तो जो बन सका वो बना लिया, बाकी बलराम को जो आता था वो उसने बनाया। मैंने और हर्ष ने अगले दिन पूजा करके एक दूसरे को थोड़ा सा गुलाल लगाया और खाना खाने बैठे ही थे कि बाहर से बड़े वाले मेन गेट पर आवाज़ आई, बुरा न मानो होली है। कहकर सुनीता अम्मा ने हमारे चेहरों को रंग दिया। देखो, हमारी तरफ ये बस एक चुटकी गुलाल वाली होली नहीं खेली जाती है, पूरा का पूरा मुंह रंग देते हैं। कहकर अम्मा ने गले लगा लिया। और ये पकड़ो टिफ़िन। अम्मा ने टिफ़िन खोला। दही भल्ले, वो भी लाल हरी चटनी के साथ, गुझिया, आलू की टिक्की। कभी कभी हम कहाँ गलत होते हैं। कोई गलती नहीं होती, पर बस वो शब्द ही नहीं आ पाते हैं होठों पर। मेरी आंखों के किनारे से आंसू छलक आए थे। बस यही कह पाई, अम्मा कहाँ थी आप? 3 दिन से कुछ नहीं पता, बता कर तो जाती। अरे कोल्लम गई थी, ओल्ड एज होम से हम सभी गए थे, बताया तो था इस बलराम को कि कह दे तुझे। कहकर उन्होंने बलराम को आंख दिखाई। आज पहली बार सुनीता अम्मा के गले लगी तो लगा कि घर से दूर नहीं है। ऐसे तो देखा जाए तो घर क्या है, एक छत और कुछ दीवारें। जहाँ प्यार हो, अपनों का साथ हो, वो भी तो घर ही है ना। आज इस पल में मैं उदास होकर अपने शहर नहीं गई थी, बल्कि हवा में उड़ते इन रंगों के साथ मेरा शहर भी यहाँ चला आया था। चलते चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिखे कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे ज़रूर गिनना, और हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश भी करना। बस ये कहानी यहीं तक। जल्दी ही मिलो।